This is Sir Abil Ahmed from Abil School of Accountancy, ASA. बेटा ये SBR का हमारा पहला लेक्चर है, आप कह सकते हैं एक डेमो लेक्चर है। SBR का पेपर पैटर्न क्या है, हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा मटेरियल होगा, ये सारी बातें बेसिकली हम लेक्चर नंबर 3 में कवर कर रहे हैं। क्योंकि पहला लेक्चर है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको एक डेमो लेक्चर्स दे सकें, आपको हम अपना स्टाइल बता सकें कि आपको हमारा स्टाइल भी समझ में आता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप बोले सर आपका स्टाइल है, पढ़ा भी दे, वो ये बात भी पढ़ा भी देते हैं भाई। एक दो चीजें खाली बताना जरूरी है। तो पेपर पैटर्न और बाकी चीजों के लिए आप इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, एक एक चीज आपको मिलेगी इंशाल्लाह। SBR प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में प्लीज सुन लें, मतलब एक दो बातें जो बेसिक पहले बतानी है, फिर मैं इस पे आता हूँ। हम जो भी IAS पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो भी IFRS पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड के सामने वाले को कुछ नहीं आता। जिसको मैं आसान लैंग्वेज में कहता हूँ, सामने वाले को कख नहीं आता। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह, लेकिन आपने प्रूव नहीं करना, ठीक है जी। सेकंड, हम जब SBR को पढ़ेंगे, हर IAS हर IFRS से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है, हम उसी IAS के अंदर, उसी IFRS के अंदर उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ना कि पहले मैं और आप IAS पढ़ लें, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आई डोंट लाइक दिस। जो IAS पढ़ोगे, जो IFRS मेरे साथ पढ़ोगे, उसके साथ ही उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डिस्कस होगा कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उस IAS को लेके क्या कहता है और क्या नहीं कहता, ठीक हो गया जी। अगली चीज, जितने भी रेलेवेंट हमारे पास पेपर, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही पुराने पेपर्स की बात करेंगे तो हमारे काम के नहीं है, रीसेंट अटेम्प्ट्स के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे, ठीक। एटलीस्ट आप ध्यान में रखें रीसेंट 10 अटेम्प्ट्स, तो रीसेंट 10 अटेम्प्ट्स मेरे लिहाज से बहुत है प्रैक्टिस के लिए। रीसेंट 10 अटेम्प्ट्स के अलावा भी आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर एक और चीज, हर स्टूडेंट के जहन में एक चीज होती है कि सर आप जो भी IAS पढ़ाते हैं या जो भी IFRS पढ़ाते हैं, उसमें हम क्या रिटेन रखें। हर बच्चे का ये सवाल होता है कि एक IAS पढ़ने के बाद व्हाट शुड आई रिटेन। तो आप क्या रिटेन रखें, इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल एंड में दूंगा, लेक्चर के एंड में, इसी लेक्चर के एंड में दे दूंगा इंशाल्लाह कि किस तरह से आपने किस चीज को रिटेन रखना है। उसमें मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा शानदार समरी का, जिसे हम ट्रस्टेड शानदार समरी कहते हैं। व्हाट इज दैट शानदार समरी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्टेड शानदार समरी, ये सब हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। फिर एक और चीज मैं बता दूं, आपका भाई आपको SBR में फेल नहीं होने देगा, इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। आपने हमारे सारे लेक्चर्स देख लिए, यू विल नॉट फेल। SBR की बहुत सी प्रैक्टिस जो ACC का अपना CB का प्लेटफॉर्म है, हम उसके ऊपर कर रहे होंगे, ताकि आपको वही फ्लेवर हम दे सकें जो एग्जैक्टली एग्जाम में आप फेस करें, ठीक हो गया जी। अच्छा एक चीज और, अगर आपने F7 कभी भी दिया और F7 ना भी दिया हो, सर हम जो भी पढ़ेंगे जीरो से पढ़ें, प्लस आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हमारे SBR के व्हाट्सएप के ग्रुप पे इंटरटेन की जाएंगी। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से। बेटा सबसे पहली चीज ये सीखनी है कि एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली ये है क्या, व्हाट इज दिस PPE। प्लीज सुनिएगा, जब हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो IAS 16 ये कहता है, IAS 16 defines property plant and equipment as tangible items that are held for use in the production। पहली चीज, IAS 16 की अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, तो पहली चीज वो कहता है टेंजिबल आइटम्स। अब सुनिएगा टेंजिबल, सर सबसे पहले IAS 16 ने जो इनटेंजिबल नाम की चीज होती है उसको मना कर दिया, क्योंकि एसेट टेंजिबल के अलावा इनटेंजिबल भी होते हैं। बट लुक एट द डेफिनेशन, इट सेज टेंजिबल आइटम्स जो कि वन पॉसिबिलिटी यूज हो होगा किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। लेट्स से आपका एक प्लांट है जिसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसमें, प्रोडक्शन के अंदर। तो मेरे भाई वो प्लांट जिसे आप प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर क्या लगेगा, IAS 16, वो एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। और सप्लाई ऑफ गुड्स, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, प्लीज सुनिएगा।
बाज ऑर्गेनाइजेशन के पास लोरीज होती हैं। सर मैं उस लोरी की बात नहीं कर रहा जो माँ बच्चे को सुनाती है और बच्चा सो जाता है, या आपको लग रहा होगा इस वक्त हम आपको लोरी सुना रहे हैं। हम आपको बिल्कुल भी लोरी नहीं सुना रहे। वी आर वेरी बैड इन टेलिंग, क्या कहते हैं इसको, लला बाय सॉन्ग्स इंग्लिश में कहते हैं। खैर सुनिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स की एग्जांपल क्या है। बाज ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सेट के लोरीज होती हैं। व्हाट डू दे डू, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमिसेस से गुड्स उठाएंगी और कस्टमर के प्रीमिसेस पे जाकर डिलीवर कर देंगी। तो वो जो लोरीज हैं उन पे बेसिकली IS 16 लगेगा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और लिखा है सर्विसेज। Another possibility, ये आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को बेसिकली कहाँ यूज कर रहे हैं, लेट्स से सर्विसेज टू अदर्स। आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, सर आज के इस एरा के अंदर अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, एक डॉक्टर भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता until unless he or she uses प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। उन्हें टेंजिबल नॉन करंट एसेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट एज टीचर हम भी आपको क्या नहीं कर सकते, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक हम क्या ना करें, टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल ना करें। लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप थोड़ी यूज कर रहे हैं। एक ऑफिस भी है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब सर ऑफिस ना हो, गली मोहल्ले में बैठ के तो नहीं करेंगे ना, अजीब सी आवाजें आएंगी आपको, ओए राजू क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा, तो मसले चल रहे होंगे सर। तो इट मींस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सो डॉक्टर्स ने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है तो ही वो आपको सर्विसेज दे सकते हैं। टीचर्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यूज करेंगे तो ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अनदर, फॉर रेंटल टू अदर्स, ये बड़ा काम का पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रेंटल टू अदर्स, सुनिएगा। सर इट इज पॉसिबल कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ। अब सवाल ये पैदा होता, समझिएगा भाई ध्यान से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है तो सर उस पर तो IS 40 लगता है। हाउ कम हम प्रॉपर्टी को रेंट पर दें उस पर IS 16 कैसे लग सकता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली। मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल ये, जब हम किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो उस पर IS 40 लगता है, तो IS 16 में प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है जिसको हम रेंट पर दें? बिल्कुल आ सकती है। वो प्रॉपर्टी जिसे आप रेंट पर देते हैं विद सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज, इस पे IS 16 लगता है। सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज? और सर कोई एग्जांपल भी दे दें प्रॉपर्टी की जिसको हमने रेंट पर दिया हो और IS 16 लगे और 40 ना लगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज, सुनिएगा। सर मैं आपको सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज की भी एग्जांपल देता हूं और रेंटल टू अदर्स में वो कौन सी प्रॉपर्टी जो IS 16 में आती है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है होटल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? होटल प्रॉपर्टीज। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली। बेटा होटल की प्रॉपर्टी सिर्फ रेंट पर नहीं दी जाती, रूम रेंट पर सिर्फ नहीं दिए जाते, बल्कि उसके साथ आपको सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दी जाती है। लाइक आप जब किसी होटल में जाते हैं तो सर नॉर्मली आपको रिसीव किया जाता है, ठीक है जी। फिर रिसेप्शन से क्या होगा, एक XYZ शख्स आपके साथ जाएगा, आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको आपके रूम तक पहुंचाएगा, आपके रूम की कीज देगा, फिर आपको बताएगा जी कोई मसला हो तो आपने इस नंबर पे डायल करना है, ये करना है, वो करना है। प्लस हम भी होटल में जाके अजीब से हो जाता है, बाहर आपने लगा दिया, टैग लगा दिया, डू नॉट डिस्टर्ब मी, लेट मी स्लीप, तो सो भाई, तू होटल सोने आया है। लेकिन सर थोड़ा सा विजुअलाइज करें, आपको होटल वालों ने सिर्फ रूम रेंट पर नहीं दिया बल्कि उसके साथ सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं। इसलिए होटल प्रॉपर्टी के ऊपर हम IS 16 अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम कोई बैंगलो रेंट पर देते हैं तो खुदा के लिए उस बैंगलो को जो हम रेंट पर देते हैं उसमें हम कोई सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज नहीं देते। हमने सिर्फ बैंगलो रेंट पर दे दिया, वहां होटल जैसी हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो जहां इनसिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दी जाए, इनसिग्निफिकेंट,
प्रॉपर्टी रेंट पर दें और इनसिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दें, उस पर IAS 40 लगेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और आप बेटा प्रॉपर्टी रेंट पर दें विद सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है होटल प्रॉपर्टीज, उस पे IAS 16 लगेगा। और लिखा है जी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, सो वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में यूज होता है, लेट्स से आपके एडमिन ऑफिसेस, उस पे ऑब्वियसली IAS 16 लगेगा। तो बेटा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली IAS 16 ये कहता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट, लेट्स से व्हिच इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, वन, और क्या हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हो सकता है, और सर्विसेज रेंटल फॉर अदर्स, और लास्ट क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यूज हो रहा होगा। सेकंड पॉइंट, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग क्या, मोर देन वन पीरियड। सिंपली जो उसको हमने यूज करना है मोर देन वन पीरियड यूज करना है, मोर देन वन ईयर यूज करना है। टेंजिबल आइटम्स का क्या होगा, फिजिकल सब्सटेंस होगा, ठीक है, जिसे आप छू सकते हैं। तो IAS 16 की डेफिनेशन हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्चुअली होता क्या है। उसमें 5 पॉसिबिलिटीज है, किसी एक जगह तो फिट बैठेगा। वन पॉसिबिलिटी टेंजिबल नॉन करंट एसेट, जिसको हमने अपने पास रखा हुआ है, हम उसको प्रोडक्शन में यूज करते हैं, या सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की मैंने, लोरी की एग्जांपल दी, सर्विसेज में मैंने आपको एग्जांपल दी, चाहे टीचिंग सर्विसेज ले लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, जब तक हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट यूज ना करें तो हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। रेंटल टू अदर्स में आपको समझा चुका हूँ, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज जो रेंट पर दी जाए विद सिग्निफिकेंट सर्विसेज, उस पर IAS 16 लगेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या एक्चुअली व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब सुनिए प्लीज। इनिशियल रिकॉग्निशन, हम किस इनिशियली जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन इट इज प्रोबेबल। सो प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50% चांसेस दैट एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। सो मोर देन 50% चांसेस हैं कि एसेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर रिलायबली। और अच्छी बात सुन लें, ये जो एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ये तमाम एसेट्स में सेम है एक्सेप्ट IAS 37। जब हम IAS 37 पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हम आपको बताएंगे कि IAS 37 के एसेट रिकॉग्निशन के अंदर क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर IAS। तो भाई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को आप रिकॉग्नाइज कर ले जब आपको लगे मोर देन 50% चांसेस हैं कि जी इससे हमें बेनिफिट होगा, और कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिलायबली मेजर कर सकते हैं। एंड आई डिड से राइट नाउ ये एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तमाम IAS में सेम है एक्सेप्ट IAS 37। जब 37 पढ़ेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 50% चांसेस है कि एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को मिलेंगे, और कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अब प्लीज सुनिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है, क्योंकि बेटा याद रखिएगा अब जो SBR का पेपर आता है उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जगह जगह मौजूद है। तो हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने एज ए मेंशन कि जो IAS पढ़ेंगे, जो IFRS पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एरिया देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है। अब देखिएगा, the revised conceptual framework says that elements are recognized if recognition results क्या relevant information। पहली चीज बेटा रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स, ठीक है, उनको बिल्कुल रिकॉग्नाइज करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स हैं उन्हें आप बिल्कुल क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। अगर उससे क्या मिले, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिले, आपको लगता है कि यूजर्स को कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स को रिकॉग्नाइज करें। सेकंड, अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट।
या लायबिलिटी, रिजल्टिंग क्या, कोई इनकम, एक्सपेंस और क्या, इक्विटी मूवमेंट्स। सो सिंपली आपको लगता है कि यार हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम को, एसेट या लायबिलिटी, इनकम, इक्विटी, एक्सपेंस को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो सर आप बिल्कुल उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। आप सुनिएगा, थोड़ी देर पहले हमने जो IAS 16 का इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा है, वहां कुछ और लिखा है, वहां ये लिखा हुआ है आप इनिशियली एसेट को उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब मोर देन 50% चांसेस होंगे कि इस एसेट से आपको बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस एसेट विल फ्लो द एंटिटी, चांसेस क्या होनी चाहिए, मोर देन 50%। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कुछ और कह रहा है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहा है भाई रिकॉग्नाइज करो, अगर आपको लगता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को, एलिमेंट्स को, लाइक एसेट को क्या कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें। तो बेसिकली जो इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बात कर रहे हैं, दे आर नॉट द सेम। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मोर देन 50% वाली कोई बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं बस इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो, सेकंड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, आप रिकॉग्नाइज कर लो। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ और जो हम आगे काफी आगे जाके पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। एग्जांपल है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव क्या होता है, क्या नहीं होता, और डेरिवेटिव में हमारी एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी भी है, जिसमें आप होते हैं एज करेक्टर, लॉयर होता है और आपका एक जानने वाला होता है। तो जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इट्स रियली रियली वंडरफुल स्टोरी, जिससे डेरिवेटिव आप कभी भूलेंगे नहीं। बस मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, डेरिवेटिव के अंदर आपके पैसे बहुत कम लगते हैं या नहीं लगते, पैसा ना होने के बराबर लगेगा या लगेगा ही नहीं, उसके बावजूद आप डेरिवेटिव को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। आप खुद सोचें, पैसा लग ही नहीं रहा या लग रहा है तो बहुत ही कम लग रहा है, हम उसके बावजूद डेरिवेटिव को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार डेरिवेटिव को बुक्स में रिकॉग्नाइज करने से हम एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे, ज्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन प्लीज डेरिवेटिव क्या है क्या नहीं ये बहुत आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी हल्की सी बात ये बताई, उसमें पैसा लग ही नहीं रहा, अगर लग रहा है तो बहुत कम लग रहा है, उसके बावजूद हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा है, कह रहा है भाई आपको लगता है ना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, और प्लस आपको ये लग रहा है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो। अब देखिएगा, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इन IAS 16 and most other IFRS and IAS standard differ from the above because they were based on previous version of conceptual framework and were not updated when the conceptual framework was revised. बेटा conceptual framework रिवाइज हो चुका है, लेकिन हमने एसेट्स के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को अपडेट नहीं किया, तो अभी कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि इस वक्त जितने भी एसेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो सारे के सारे प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेसिस पे, और अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खुद रिवाइज हो गया, तो व्हाट टू डू। बेटा याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा हो कि IAS में और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, दोनों अलग अलग बात करें, तो हमेशा IAS को फॉलो किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इतनी पावर नहीं है कि वो IAS को ओवरराइड कर सके। हाँ, दैट्स फॉर श्योर, जब भी कोई नया IAS या IFRS बनता है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को सामने रख के ही बनता है। तो राइट नाउ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन स्टिल जो IAS कहता है हम उसी को फॉलो करेंगे। देखिएगा, the conceptual framework does not override the requirement of individual IFRS and IAS standards. The recognition of property, plant and equipment is therefore determined by reference to the criterion क्या, IAS 16। अब ये बहुत ही काम का पॉइंट है। 2 मार्क्स की अगर डिस्कशन आ जाए कि जी इनिशियल रिकॉग्निशन में और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या फर्क है, तो जाहिर सी बात है रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया में ही फर्क है। और उससे बड़ी चीज आपने क्या सीखी, अगर कभी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर और IAS या IFRS में डिफरेंस आ जाए तो हम बेसिकली उस IAS या IFRS को फॉलो करेंगे। अच्छा ये आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बेटा इनिशियली प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को हम कॉस्ट पे रखेंगे, और सुन लें आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे इनिशियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। और इनिशियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ना सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, बल्कि IAS 16 में एक जो डिफरेंस आया है इनिशियल कॉस्ट को लेके उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या IAS 16 में क्या चेंज आया है इनिशियल कॉस्ट को लेके, तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए इनिशियली हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस पे रखते हैं, कॉस्ट पे। क्योंकि बेटा आगे जाके आप पढ़ेंगे बहुत से ऐसे IAS हैं जिनको आप इनिशियली फेयर वैल्यू पे रखते हैं। तो ये बातें आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, कौन सा IAS इनिशियली कॉस्ट पे होता है, कौन सा एसेट इनिशियली कॉस्ट पे होता है, कौन सा इनिशियली फेयर वैल्यू पे होता है। तो लाइक अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं जो कि आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, IAS 41 अगर मैं बायोलॉजिकल एसिड की बात करूं तो IAS 41 ये कहता है जी आपने बायोलॉजिकल एसिड को फेयर वैल्यू माइनस अल्टीमेट सेलिंग कॉस्ट पे रखना। वो ये नहीं कहता कि आप इनिशियली कॉस्ट पे रखें, IAS 41 ये कहता है आपने बायोलॉजिकल एसिड्स को किस पे रखना है, फेयर वैल्यू माइनस अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ सेल पे रखना है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपने बेसिकली किस पे रखना है, फेयर वैल्यू माइनस अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ सेल पे रखना है। अब सर ये इंशाल्लाह हम IAS 41 में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ हर IAS में इनिशियली एसेट को किस पे रखना है वो आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी हर IAS किसकी बात करें, कॉस्ट की बात करें। लाइक 41 की बात की तो किसी वो फेयर वैल्यू की बात कर रहा था, कॉस्ट की बात नहीं कर रहा था। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली हम किस पे रखेंगे, कॉस्ट पे। अकॉर्डिंग टू IAS 16 दिस कंप्राइज, अब कॉस्ट में क्या क्या आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या आता है हमें पता होना चाहिए। एक तो बेटा परचेज प्राइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, परचेज प्राइस। ओके, एक तो परचेज प्राइस आ जाएगी। लेट्स से अगर एग्जामिनर आपको लिस्ट प्राइस देता है, क्या देता है, लिस्ट प्राइस, आप उसको लेंगे। अगर आपका एग्जामिनर आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लिस्ट प्राइस पे अप्लाई करते हैं, नंबर 1। और बेटा याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट की कोई डबल एंट्री नहीं होती। मतलब इस तरह की चीज है कि आपका सप्लायर कह रहा है कि जी $1000 जो है वो एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की लिस्ट प्राइस है, लेकिन हम आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। उसका मतलब है कि मुझे लिस्ट प्राइस में से 20% माइनस कर देना चाहिए। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई डबल एंट्री नहीं है, उसको हम लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं। तो बेटा आप इनिशियली जब हम कॉस्ट को मेजर करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लेंगे परचेज प्राइस। सेकंड बेटा हम लेंगे कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द नेसेसरी लोकेशन एंड कंडीशन। सिंपली एक एसेट को पहली मर्तबा वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। कुड बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर एग्जांपल, उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैंने कैपिटलाइज किया, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को बेसिकली हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो पहली मर्तबा एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जो पैसा लगेगा उसको बेसिकली क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ के एंड पर हमें उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा। बेटा अगर एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पे हमें डिसमेंटल करना पड़े तो हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। रिपीट, अगर मुझे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पे डिसमेंटल करना पड़े तो हम सबसे पहले डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको कैपिटलाइज करते हैं। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू की एंट्री बनेगी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन को बेसिकली क्रेडिट कर देंगे। प्लस अगर कुछ ऐसा हो कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ के एंड पे आपको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डिसमेंटल करना हो और वो जो एरिया है जिसपे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को आपने इंस्टॉल किया है, लेट्स से आपको उस एरिया को रीस्टोर करना हो, उस एरिया को क्या करना हो, रीस्टोर। तो बेटा उस एरिया को रीस्टोर करने में जो पैसा लगेगा उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू को कैपिटलाइज किया जाता है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं डिसमेंटलिंग की, एरिया को रीस्टोर करने की एग्जांपल, अज्यूमिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सबसे पहले एक पीस ऑफ लैंड लेती है, ओके, और एक रेंट के ऊपर लेट्स, और आप गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि इस पीस ऑफ लैंड पे लेट्स से हम कोई अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे, ठीक हो गया, या हम इस पीस ऑफ लैंड पे थीम पार्क बनाएंगे। अब थीम पार्क के अंदर तो बहुत सी राइड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम आपको लैंड देते हैं, आपसे रेंट लेंगे, ठीक है, आप थीम पार्क बनाएं। अब सुनिएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा भाई जो हम आपको लैंड दे रहे हैं ना जिसमें आप थीम पार्क बना रहे हैं, बनाए, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 10 साल के बाद आपको सारा थीम पार्क यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, यानी कि हर चीज लेट्स से डिसमेंटल करनी पड़ेगी, वापस लेके जाए यहाँ से, और सेकंड आपको इस एरिया को रीस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि जिस हालत में आज हम आपको पीस ऑफ लैंड दे रहे हैं कल को आपने उसी हालत में हमें वापस करना है। तो सर वो सारी चीजों को डिसमेंटल करना और उस पीस ऑफ लैंड को रीस्टोर करके जब मुझे उसी हालत में वापस करना है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ और सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालूंगा, बल्कि वो जो एरिया मुझे रीस्टोर करना पड़ेगा मैं उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड रीस्टोर कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, एंट्री बनाएंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। फ्यूचर वैल्यू की जगह हम रखेंगे फ्यूचर की डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड रीस्टोर की कॉस्ट, आर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, एन हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ होगी। तो बेसिकली हम फ्यूचर वैल्यू की डिस्काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसकी एंट्री बना देंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, प्रेजेंट वैल्यू को लेके हम एंट्री बनाएंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, और प्रोविजन को हम क्या कर देंगे क्रेडिट। और लॉजिकली ये जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट हुआ है ये IAS 16 है, और ये जो प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है इस पे IAS 37 लग रहा है। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो डेबिट हो रहा है दैट इज 16, लेकिन जो प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है दैट इज IAS 37। तो पॉइंट नंबर 3 देखें, the estimated cost of dismantling and removing the asset including any site restoration cost. This might apply where, for example, an entity has to recognize a provision for the cost of decommissioning an oil rig or a nuclear power station. तो ये एक एग्जाम्पल है, अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो आप जाहिर सी बात उसको प्रॉपर्ली डिसमेंटल करोगे, एरिया को रिस्टोर करोगे। IAS 16 says that the following cost never be capitalized. इसको कभी कैपिटलाइज नहीं करना, कभी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स, सर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स है उसको आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। एबनॉर्मल लॉसेस, रिपेयर, वेस्टेज, आइडल टाइम। प्लीज सुनिएगा बेटा, अगर ये जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, रिपेयर, वेस्टेज, आइडल टाइम, बेसिकली एबनॉर्मल कॉस्ट को आपने कभी भी क्या नहीं करना, कैपिटलाइज नहीं करना। एग्जाम्पल देता हूँ, एबनॉर्मल कॉस्ट को आप एक मिनट के लिए समझें, एबनॉर्मल लॉसेस। एक्चुअली IAS 16 में इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। आप सुनिएगा, कंट्रोलेबल और सेकंड क्या, अनकंट्रोलेबल। ओके, प्लीज सुनिएगा, अगर मैं एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रहा हूं तो सर इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कुछ ना कुछ हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट हो, ठीक है जी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडल टाइम भी हो सकता है लेबर को थोड़ा सा वेट करना पड़े। अगर कोई अनकंट्रोलेबल एरर्स है, ठीक है, उन अनकंट्रोलेबल एरर्स की वजह से जो भी पैसा लगता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन बेटा अगर कंट्रोलेबल एरर्स की वजह से कॉस्ट लग रही है हम उसको एक्सपेंस आउट करते हैं, उसको कैपिटलाइज नहीं करते। लॉजिकली कंट्रोलेबल एरर की वजह से जो पैसा हमें लगाना पड़ता है, एबनॉर्मल की बात हो रही है, आपसे 2-2 3-3 महीने काम ही नहीं हो रहा, तो एबनॉर्मल पे आएगा ना सर।
अब खुदा के लिए आधा घंटा 15 मिनट अगर आइडल टाइम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तो एग्जाम्पल दी। तो अनकंट्रोलेबल एरर की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं समझाने के लिए, आप लोग अर्ली स्टेजेस में एक चीज पढ़ते हैं जिसको बेसिकली हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। लॉजिकली नॉर्मल लॉस एक एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट में नॉर्मल लॉस तो होता ही होता है, लेकिन एक होता है एबनॉर्मल लॉस जो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। तो सिंपली वो एरर्स जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होंगे उनकी कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसको हमें एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अनकंट्रोलेबल जो एरर्स है जिन्होंने होना ही होना है, कोई चॉइस ही नहीं है, उसकी वजह से जो भी पैसा लगेगा उसको लॉजिकली हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आइएगा एबनॉर्मल कॉस्ट से आगे चलते हैं। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द एसेट इज फिजिकल रेडी फॉर यूज। सर आपका एसेट रेडी टू यूज है, उसके बाद पैसा लग रहा है। अनलेस दीज कॉस्ट इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट द एसेट ब्रिंग्स। सो सिंपली एसेट आपका रेडी टू यूज है, उसके बाद अगर पैसा लग रहा है तो आप उसको एक्सपेंस आउट करोगे, फिर आपकी कोई रिपेयर्स वगैरह होंगी। हाँ, अनलेस एसेट वर्केबल कंडीशन में आ चुका है और उसके बाद आप कोई ऐसी कॉस्ट लगा रहे हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि उन एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट से मिलने वाला जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बढ़ेगा। सर ऐसी कोई बात हो रही है तो लॉजिकली फिर हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट ओनली मीन जो आपके एसेट की यूजफुल लाइफ को इंक्रीज कर दे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वन पॉसिबिलिटी आपके एसेट की यूजफुल लाइफ को इंक्रीज कर सकता है। सेकंड, ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से जो हमारा एसेट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। अगर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड, इट इज पॉसिबल कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तो सर अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वो भी बेसिकली किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट मीन जिससे लाइफ इंक्रीज हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्या हो सकता है, वन पॉसिबिलिटी इंक्रीज इन लाइफ, अनदर पॉसिबिलिटी इंक्रीज इन कैपेसिटी वॉल्यूम, थर्ड पॉसिबिलिटी कि हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइक अगर समझाने एग्जांपल छोटी सी समझाने के लिए कि सर वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है, कैपेसिटी एग्जांपल, अज्यूमिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन, समझना एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बसेस हैं, ठीक है जी, आप पैसेंजर को एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आपने देखा यार जो बसेस है ना उनमें सीट्स की सिर्फ एक ही रो मौजूद है। तो आपने कहा व्हाई नॉट, हम इन बसेस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक और सीट्स का पूरा सेट बनाते हैं, डबल डेकर किस्म की जो बस होती है। तो आपने उस बस में मॉडिफिकेशन की और अब पहले जितनी सीट्स थी अब डबल होगी। तो सर पहले जितनी सीट्स थी अब आपने डबल कर दी, लेट्स से 2 स्टोरीज पे आपने कन्वर्ट कर दिया उस बस को, तो आपने कैपेसिटी बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दी। तो अब जो एक्सपेंडिचर आपका लगा है जिससे कैपेसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, पहले जहां लेट्स से 50 सीटें थी अब 100 सीट्स हो गई, तो डेफिनेटली ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसने किया गया कैपेसिटी बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दी। तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे भाई। अच्छा जी, इसके बाद देखिए cost incurred in the initial operating period such as initial operating losses, any further cost incurred before the machine is used at its full capacity। so initial operating period में जो पैसा लगता है उसको खुदा के लिए कैपिटलाइज नहीं करते, लाइक इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सो नॉर्मली शुरू में तो लॉसेस ही होता है। अगर हमने एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया और उससे प्रोडक्ट एक्स बनेगी और पहले कभी हमने प्रोडक्ट एक्स नहीं बनाई, तो सर जब शुरू में हम प्रोडक्ट एक्स बनाना शुरू करेंगे तो लॉजिकली स्टार्टिंग में तो हमें लॉसेस ही होंगे, डे वन से तो प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो वो जो आपको इनिशियली जो ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं उसको आप क्या नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो सिंपली एक दफा आपका एसेट वर्केबल कंडीशन में आ चुका है, उसके बाद इनिशियली अगर कोई ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं आप उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बट अ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, आप कोई न्यू फैसिलिटी ओपन कर रहे हैं,
नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा उसकी मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, उसको बेटा आपने एक्सपेंस आउट करना है, उसको आप क्या नहीं करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कॉस्ट। सर ये भी पॉसिबल है कि हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़े, लेकिन बेटा याद रखिएगा आप अपने स्टाफ को जो ट्रेनिंग देते हैं उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं। अब बाज़ बच्चे यूं सोचते हैं कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यूज ही नहीं हो सकता जब तक हम स्टाफ को ट्रेन ना करें। गुड क्वेश्चन। एक बच्चा क्या सोच रहा है कि लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यूज ही नहीं हो सकता जब तक हम अपने स्टाफ को ट्रेन ना कर लें। मेरे भाई, चाहे स्टाफ को ट्रेनिंग देना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरी हो और उसके बाद ही प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यूज हो सके, इसके बावजूद स्टाफ को जो ट्रेनिंग दी जाती है उस पर जो पैसा लगता है उसको आप एक्सपेंस आउट करते हो, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसे लॉजिकली इसलिए कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उसकी स्किल्स को आप कंट्रोल नहीं करते। आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यानी कि वो एक स्किल सीख रहा है, बट यू डोंट कंट्रोल द स्किल ऑफ योर एम्प्लॉय। अब आपके जहन में एक और चीज आती है कि सर अगर हम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लें फिर तो हम उसकी स्किल को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं कर सकते सर। आप एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें तब भी आप अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह, अगर आपका एम्प्लॉय आपके साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स वो कहता है जी बस मैं आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करूंगा, तो बेटा याद रखिएगा मैक्सिमम आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। स्पेसिफिक सर्विसेज आपको जज साहब भी नहीं दिलवा सकते। जज भी ये नहीं कह सकता नहीं आपको हर हाल में ये काम करना पड़ेगा। सर जज मैक्सिमम क्या कर सकता है, आपको जो डैमेजेस हैं वो दिलवा देगा। तो स्पेसिफिक सर्विसेज तो जज साहब भी नहीं दिलवा सकते सर। इसलिए बेटा याद रखिएगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें तब भी आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग को और अपने एम्प्लॉयज की स्किल को कंट्रोल नहीं करते। लिहाजा एम्प्लॉयज को दी जाने वाली ट्रेनिंग सारी की सारी जो भी कॉस्ट होगी उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। लॉजिकली उससे ना हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि स्टाफ ट्रेनिंग को एक्सपेंस आउट कर रहे हैं और उससे उसे एसेट के कैरिंग अमाउंट में क्यों नहीं ला रहे। एक और छोटी सी एग्जांपल, लेट्स से एक फैमिली है और उनका एक मुन्ना है। मुन्ना की हाइट सिर्फ और सिर्फ 6 फुट 2 इंच है। क्या बात है, इतना छोटा मुन्ना। आजकल मुन्ने ऐसे ही होते हैं। ओके, लेट्स से मुन्ना की फैमिली ने मुन्ना के लिए एक नई कार परचेज की। क्या बात है, कौन सी गाड़ी लें, लेट्स से ऑडी ले ली, ऑडी A4 या A5 ले ली। अब सर लेट्स से मुन्ना की फैमिली ने 80-90 लाख रुपए की कार ले ली, ऑडी। किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, मुन्ना के लिए। गुड, 90 लाख की कार है, लेकिन मसला है कि 90 लाख की कार तो ले ली लेकिन मुन्ना को गाड़ी चलाना ही नहीं आती। अब 6 महीने से गाड़ी खड़ी हुई है घर पे और लेट्स से 6 महीने से मुन्ना गाड़ी सीख रहा है, पता नहीं किस तरह का दिमाग अल्लाह माफ करे, अब तक वो गाड़ी नहीं सीखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुन्ना को ट्रेनिंग देने में अगर फैमिली के 50,000 रुपए भी लग जाए तो सर लॉजिकली उससे ओडी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सोचा, मुन्ना को आप जितनी मर्जी की ट्रेनिंग दें, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मुन्ना को 6 महीने क्यों लग गए ट्रेनिंग में, गाड़ी सीखने में। बेटा उसको एक और ट्रेनिंग भी दे रहे, आंखें बंद करके गाड़ी कैसे चलाते, ठीक है। तो अल्लाह माफ करे जितना भी टाइम लग गया। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बस इतना बता दें, मुन्ना की ट्रेनिंग में जितना भी पैसा लग रहा है लॉजिकली उससे कार की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ भी इसी तरह की बात चल रही है कि स्टाफ को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर जो भी पैसा लग रहा है उसको एक्सपेंस आउट करें। एक और, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। सर एक जगह से दूसरी जगह हम ऑपरेशंस को जो रीलोकेट करते हैं उस पर जो भी पैसा लगता है उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पहले लेट से आपका प्रोडक्शन प्लांट S1 पे, साइट 1 पे था, वहां से आपने उसको खत्म करके S2 में लेकर आए, तो रीलोकेट करने में जो आपका पैसा लग रहा है उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के ऊपर, प्लीज आप उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। रिपीट कर रहा हूँ, साइट 1 पे हमारा जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट था, ठीक है, हमने उसको वहां से क्या किया, डिसमेंटल किया, उसको वहां से हमने लेट से रिमूव किया और हम उसको साइट 2 पे लेकर आ रहे हैं। साइट 2 पे जब आप लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है साइट 1 से साइट 2 पे लाते हुए रीलोकेटिंग एक्सपेंडिचर लग रहा है।
वो जो रीलोकेट करने में एक्सपेंस लग रहा है आप उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ओके, अब बेटा ये बड़ा काम का पॉइंट आ रहा है, यहाँ एक हल्का सा चेंज है। चेंज पहले सुनिएगा फिर इसको पढ़ते हैं क्या है। देखिए प्रीवियसली पहले IAS 16 ये कहता था कि अगर एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, लेट्स से उसके बाद आप सैंपल्स प्रोड्यूस करते हैं, जाहिर सी बात है डायरेक्टली थोड़ी हम मार्केट में जाके बेचना शुरू कर देंगे। आपने पहले सैंपल्स बनाए, अब सैंपल्स बनाने में कॉस्ट लगेगी, और सेकंड लेट से आपने सैंपल्स को या तो कंज्यूम करना है या बेच देना है। लेट से हमने सैंपल्स को बेचा, अब सुनिएगा, सैंपल्स बनाने में हमारे लगे $10,000 और सैंपल बेचने में हमें मिला $4,000 का रेवेन्यू। प्रीवियसली IAS 16 ये कहता था कि जो टेस्ट प्रोडक्शन है, जो आप सैंपल बना रहे हैं, उसमें जितनी भी कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट में से रेवेन्यू, अगर आपने सैंपल्स को बेचा है तो कॉस्ट में से रेवेन्यू को माइनस करें, जो बचेगा उसको आप कैपिटलाइज करें। कैपिटलाइज मींस उससे आपके प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कैरी अमाउंट बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब IAS 16 का चेंज ये कहता है कि अगर आपने सैंपल्स प्रोड्यूस किए, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर जितना भी पैसा लगा वो एक्सपेंस आउट होगा, उसको आप सेपरेटली P&L में दिखाएंगे, और आपने अगर उन सैंपल्स को बेचा है, उनसे जो रेवेन्यू मिला है तो वो रेवेन्यू अलग से P&L में आएगा। तो टेस्ट प्रोडक्शन में लगने वाला पैसा अब एक्सपेंस आउट होता है, और अगर हमने सैंपल्स को बेचा उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको भी हम P&L में एज रेवेन्यू बता देंगे। तो पढ़ें क्या कह रहा है। As a result of testing recently purchased or constructed property, plant and equipment, product sample might be produced that are sold. IAS 16 has been amended to require proceeds from such sales as well as associated costs to be recognized in the statement of profit or loss. Previously, IAS 16 required these proceeds to be deducted from the carrying amount of property, plant and equipment. Previously ये होता था कि टेस्ट प्रोडक्शन में जितना पैसा लगा है उसको एज कॉस्ट लो, और सैंपल बेचने में जो रेवेन्यू मिला है उसे उसमें से माइनस कर दो, जो बच जाएगा उसको कैपिटलाइज कर दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि टेस्ट प्रोडक्शन के अंदर $10,000 की कॉस्ट लगी, 3,000 का रेवेन्यू, तो लॉजिकली टेस्ट प्रोडक्शन को मैं कैपिटलाइज करूंगा, 10,000 को मैंने कैपिटलाइज किया, 3,000 के रेवेन्यू को मैं कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, आप टेस्ट प्रोडक्शन में जितना पैसा लगेगा उसको आप एक्सपेंस आउट करेंगे, P&L में बताएंगे, और सैंपल बेचने में जितना पैसा आएगा उसको एज रेवेन्यू P&L में दिखा देंगे। तो एक छोटा सा चेंज है जो हमें पता होना चाहिए। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट मॉडल्स। IAS 16 आपको दो मेजरमेंट मॉडल्स देता है, चॉइस देता है आपको। IAS 16 कहता है आपकी मर्जी, आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो करें या रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करें। सबसे पहली चीज सीखिएगा बेटा, जब भी कोई IAS आपको चॉइसेस दे कि यार ऑप्शन 1 पे चले जाओ, 2 पे चले जाओ, लेकिन आपकी मर्जी है, तो जहां भी हमारी मर्जी होगी उसको अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। रिपीट, अगर हमारी मर्जी है हम कॉस्ट मॉडल पे जाएं या रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएं, तो उसका मतलब ये है कि हम किसी भी मॉडल को ऑप्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। हाँ, इतना हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे जाते हैं या रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं, सेम क्लास के जो एसेट्स हैं, entire assets of the same class will have the same model. ऐसा नहीं होगा एक एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल दूसरे के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल, यू कैन नॉट डू दैट। सेम क्लास के जितने भी एसेट्स हैं सब पे या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन कॉन्सेप्ट ये जहां चॉइसेस आ जाती है हमारे लिए क्या है, हमारी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी। इट इज अप टू अस, हम कॉस्ट मॉडल पे जाएं रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है जी। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगेन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ रहा है। सो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी टू मेजरमेंट्स की बात करता है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट
दूसरा करंट वैल्यू सच है क्या फेयर वैल्यू। अब सुनिएगा, अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत जबरदस्त बात कहने वाला है, सुनना। मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी मेजरमेंट को लेके दो बेसिस बताता है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइक कॉस्ट मॉडल, दूसरा करंट वैल्यूज लेट्स से फेयर वैल्यू की बात हो रही है। अब सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि बास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट व्हाट डू दे डू, यार उनका काम ही एक है, प्रोडक्शन करना। सुनिएगा, बोला वो बहुत से एसेट्स के साथ मिलके XYZ प्रोडक्ट्स आपको बना के देते रहते हैं, उन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते रहते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है यार वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो बेसिकली इस्तेमाल ही प्रोडक्शन में हो रहा है, ठीक है। प्लांट है, लेट्स से आपके पास एक प्लांट है जिससे आप बेवरेजेस बनाते हैं, तो असल तो हम बेवरेजेस सेल करते हैं। आपके पास एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है जिससे हम डिटर्जेंट बनाते हैं, तो सर उस प्लांट का काम ही क्या है, डिटर्जेंट बनाना। अब इस तरह के प्लांट्स को अगर आप कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, उनकी एक यूजफुल लाइफ होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। और नॉर्मली अब देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक और बड़ी जबरदस्त बात कहता है यार देखो जो आपका लैंड है, जो आपकी बिल्डिंग है, अब ये लैंड और बिल्डिंग तो बेसिकली ऐसे एसेट्स हैं जिन पे ना मार्केट वैल्यू के चेंज होने से बहुत फर्क पड़ता है, इनकी प्राइसेस पे बहुत फर्क पड़ता है, उनकी वैल्यूज पे बहुत फर्क पड़ता है, मतलब उनको तो आप फेयर वैल्यू पे रखें। तो सिंपली वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है यार उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखें, चलेगा, अच्छी बात है। बिल्डिंग लैंड वगैरह की बात करें, क्योंकि मार्केट वैल्यू के चेंज होने से, मार्केट में चेंजेस आने की वजह से इनकी वैल्यूज पे बहुत इंपैक्ट आता है, इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं इनकी वैल्यूज, लिहाजा उनको फेयर वैल्यूज पे रखें। लेकिन आगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खुद ये कहता है कि भाई ये प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मर्जी है कि वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखें या रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यूज पे रखें, उसकी मर्जी है। अब देखिए, if an accounting standard permits a choice of measurement basis such as in this case with IAS 16, conceptual framework notes that preparers of financial statement must aim to maximize क्या, relevance। बहुत जबरदस्त बात, अगर आपको बेटा स्टैंडर्ड अलाउ करता है कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहे हैं जो प्रिपेयर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चेक करें यार उस मॉडल पे जाना चाहिए जहां रेलेवेंस ज्यादा हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखें। टू डू दिस शुड कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट और लायबिलिटी, द वेज इन व्हिच एसेट और लायबिलिटी कंट्रीब्यूट टू द कैश फ्लोस। ये देखिएगा, many items of property plant and machinery generate cash flows indirectly by being used in the combination with other assets to produce goods for customers. As such, conceptual framework notes that historical cost is likely to provide most relevant information. However, some items of property plant and equipment such as land and buildings are highly sensitive to market factors over time, particularly when prices rise. The fair value of land and buildings may materially differ from the purchase price. तो बेटर है कि आप उसको किस पे रखें, करंट वैल्यूज पे, वो ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन ये आखिर में क्या लिखता है आईफर्स, क्या और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, सच डिसीजंस आर जजमेंटल, प्रिपेयर्स मस्ट इंश्योर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन आर मैक्सिमाइज्ड एज फार एज पॉसिबल। मतलब ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने आपको एक आइडिया दिया, एक जजमेंटल बात है, बस जो प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सब वो चेक कर लें, वो एक ऐसी पॉलिसी पे जाएं जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जा सके। मतलब मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें, अब सर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डज अलाउ यू, क्या आप कॉस्ट मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिंस वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखें। सो वो तो एक इन्वेस्टमेंट है ना,
हालांकि आईएएस आपको कहता है आप कॉस्ट मॉडल पे भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लॉजिकल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप फेयर वैल्यू पे रखें, वो ज्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा एज कम्पेयर टू आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रखें, कॉस्ट मॉडल। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी तो यही कह रहा है कि भाई देखें, जब आपके पास चॉइसेस हो, क्या आपने किसी चीज को कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू पे रखना है, तो यूज जो प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बस ये देख लें, वो एक ऐसे मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस और ज्यादा इंक्रीज हो, ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी IAS 40 की, ज्यादा लॉजिकल है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखें रादर देन कॉस्ट मॉडल। अब लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको दो मेजरमेंट्स अलाउ करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी अलाउ करता है और करंट वैल्यू सच एज फेयर वैल्यू भी अलाउ करता है। अच्छा, अगली चीज, एक छोटा सा सवाल है कि सर रिवैल्यूएशन मॉडल में और फेयर वैल्यू मॉडल में क्या फर्क होता है? अकाउंटिंग में बिल्कुल फर्क है, लेकिन मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। तो कोई भी आईएएस आपको जब रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउ करे, लाइक IAS 16, आगे चल के हम पढ़ेंगे IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, IAS 38 भी आपको रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउ करता है। प्लीज सुनिएगा, अगर हम कोई भी आईएएस हमें रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउ करता है और हम उस रिवैल्यूएशन मॉडल को लेट से फॉलो करते हैं, तो बेटा याद रखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं हर साल अपने एसेट्स को रीवैल्यू करूं। अगर मैं रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करता हूं तो हर साल मुझे एसेट को रीवैल्यू करना मेरे लिए कंपलसरी या लाजमी नहीं होता। लेकिन अगर किसी आईएएस के मैं फेयर वैल्यू मॉडल को फॉलो करता हूं तो हर साल मुझे अपने एसेट की फेयर वैल्यू को रीअसेस करना लाजमी होता है, और हर साल ईयर एंड पे मुझे चेक करना होगा अब फेयर वैल्यू क्या है, और जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू चल रही होगी हर साल मुझे अपने उन एसेट्स को उस लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे रखना होगा। हर साल एसओएफ की डेट पे मैं चेक करूंगा कि फेयर वैल्यू क्या हो, उस फेयर वैल्यू पे मैं अपने एसेट को लेकर आऊंगा। लेकिन वो तमाम आईएएस जो आपको अलाउ करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, उसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं हर साल अपने एसेट को रीवैल्यू करूं। तो एक बेसिक डिफरेंस है, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं उसको कंपेयर करें फेयर वैल्यू से, अदरवाइज ऑब्वियसली अकाउंटिंग में फर्क होता है जो हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लें। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट मीन कि मुझे हर साल अपने एसेट को लाजमी रीवैल्यू करना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल कि मैं हर साल रीवैल्यू ना करूं, और ये भी पॉसिबल है कि मैं हर साल रीवैल्यू करूं। ये भी पॉसिबल है आफ्टर एवरी 3 इयर्स रीवैल्यू करें या आफ्टर एवरी 5 इयर्स रीवैल्यू करें। बस एक कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल को अगर आप फॉलो करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर साल आप अपने एसेट्स को क्या करें, रीवैल्यू करें। अच्छा जी, अब सुनिएगा, ये जो पहली क्लास है इसको हम यहीं पे रखते हैं, इससे आगे नहीं चलते। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हमारा हर लेक्चर ऑन एवरेज 45 मिनट्स का हो या थोड़ा सा उससे कम हो, कोई भी क्लास मोर देन 45 मिनट्स में ना जाए, क्योंकि ये बड़ा डाइजेस्टेबल टाइम। बेटा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कॉस्ट मॉडल पे बात करेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल पे बात करेंगे, IAS 16 की अकाउंटिंग पे बात करेंगे, किस तरह से सवाल आते हैं उसको देखेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि किसी भी IAS या IFRS के अंदर जो चेंजेस हैं वो साथ साथ हम कवर कर रहे होंगे। जैसे यहाँ 16 में चेंज था तो मैंने साथ में उसको डिस्कस किया, प्लस किसी भी IAS के बारे में, किसी भी IFRS के बारे में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो भी कहता है हम उसको साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें अगर आप देख लें तो जो इनिशियल रिकग्निशन क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, वो 16 में डिफर करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। और ये भी सीख लिया आज, अगर IAS में और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में फर्क आ जाए तो उस IAS को फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, डेप्रिसिएशन, ये सारी क्लास चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्लस एक और चीज अभी बता देता हूँ, बेटा हर IAS के एंड में ना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक शानदार समरी, उसको हम ट्रस्टेड शानदार समरी भी कहते हैं। उसमें होगा क्या कि बेसिकली हर क्लास के एंड में जो भी IAS होगा, जो भी IFRS होगा, उसको हम 3 से 4 मिनट में रिवाइज किया करेंगे इंशाल्लाह। तो जो 3 से 4 मिनट में हम रिवाइज करेंगे तमाम IAS के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लास्ट लेक्चर के अंदर मैं 3 से 4 मिनट में समराइज कर दिया करूंगा। उसका फायदा क्या होगा, अक्सर आप लोगों का एक सवाल होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें। तो बेटा एक दिन पहले आप अपना रजिस्टर देख लें और एटलीस्ट आप क्या है हमारी शानदार समरी सुन लें।
तो अगर हर IFRS और हर IAS को मैं 4 से 5 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। लेकिन उस शानदार समरी का बेटा बेनिफिट आपको उसी वक्त होगा जब आपने पूरा IAS देखा हो। तो आई होप कि आपको हमारा डेमो लेक्चर पसंद आया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि बेसिकली I teach alhamdulillah F5, F6, F7, F9, SBR, ATX एंड P4 अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो एडमिन के नंबर हैं, वैसे तो आपने देखा भी होगा, ASA का जो एडमिन का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 0333666214। एक और नंबर भी हमारा व्हाट्सएप का 0333322355। ये ऐसे के व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके। दोनों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए ये वाला नंबर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पहला वाला। बाकी व्हाट्सएप दोनों पे किया जा सकता है। कोई भी क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।